एक इकलौता हिंदू लड़का जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं और वो एक्सपायर हो जाता है और उसने अपनी सारी एफडीज़ में, बैंक अकाउंट में और जो आज जॉब करता था वहाँ पे हर जगह पे उसने नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया हुआ है। उस सिचुएशन में उसकी 13वीं होने के बाद अगर वाइफ मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाती है, सारा सामान लेके चली जाती है और अपने हस्बैंड के अकाउंट में जितना भी पैसा था, उसकी जितनी भी एफडीज़ थी, जितनी भी सेविंग थी या जिसकी जो गाड़ी थी उसके नाम पे थी या मूवेबल इमूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी खुद कब्जा लेती है और अब उसके माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को यानी अपने सास ससुर को वो कुछ नहीं देती है। उस सिचुएशन में किसको एंटाइटलमेंट होगी, लीगल इशू कितना बड़ा है और सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब एक सिमिलर सा केस मेरे पास आया है और इसमें लीगल क्वेश्चन ये है और जो इशू है वो ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस लड़के के वारिस कौन कौन होंगे और वो अपना राइट कैसे क्लेम करेंगे। देखो, अगर लड़का मैरिड है, बच्चे नहीं हैं, हिंदू है, तो उसके एक्सपायर होने के बाद इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने बैंक अकाउंट में, एलआईसी पॉलिसीज़ में या जहाँ पे भी उसने अगर नॉमिनी किसी को बना रखा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके दो वारिस होंगे। एक तो 50% इंटाइटलमेंट होगी उसकी वाइफ की, जितनी भी प्रॉपर्टी उसने छोड़ी है उसमें सिर्फ उसकी वाइफ को 50% शेयर जो है वो मिलेगा। दूसरी इंटाइटलमेंट होती है उसकी मदर की, लड़के की मदर की यानी बहू की, जो सास है उसकी। तो जितनी भी उस लड़के की प्रॉपर्टी होगी उसके एक्सपायर होने के बाद अगर उसने कोई विल नहीं छोड़ी है तो वो दो लोगों में बटेगी, एक वाइफ में और एक उसकी मदर के पास। फादर इज़ नॉट द क्लास 1 लीगल हेयर। तो बहुत सारी ये कन्फ्यूजन रहती है कि कहते हैं कि ये फादर का भी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारे जो कानून है उसमें इस तरह का हिस्सा फादर को नहीं दिया गया है। अब इशू ये आता है कि अगर वाइफ सारी की सारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेती है, बहू जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पे, मूवेबल इमूवेबल पे कब्जा करके बैठ जाती है और अपनी सास को कुछ देती नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। देखो, सास के पास कुछ रेमेडीज़ हैं जिनका वो बेनिफिट ले सकती है। पहला, तो अगर उसको लगता है कि बहू ऐसा कुछ करने वाली है तो वो प्रीएम्प्टिवली सब लोगों को पार्टी बना के एक प्रीएम्प्टिवली इंजंक्शन सूट फाइल कर सकती है कि भई एप्रीहेंशन है कि कल की डेट में सारा का सारा पैसा, सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेगी, तो उस पर स्टे दे दिया जाए कि विदाउट कोर्ट ऑर्डर वो किसी के पास भी नहीं जाएगी, यानी जब ना तो मदर के पास आएगी और ना ही वाइफ के पास जाएगी। तो जब तक वो सक्सेशन डिसाइड नहीं होता या फिर दोनों पार्टीज़ का आपस में बैठ के सेटलमेंट नहीं होता। दूसरा, अगर फैक्ट्स के हिसाब से कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस है, अगर वो मेड आउट होता है तो उस सिचुएशन में एफआईआर भी हो सकती है। और तीसरा, इसमें सक्सेशन पिटीशन भी फाइल की जा सकती है और जहाँ पे भी सक्सेशन पिटीशन फाइल होगी वहाँ सबको पार्टी बना दिया जाए, बैंक्स या जो कंपनी है जहाँ बच्चा जॉब करता था या फिर जहाँ पे भी उसने अपने डीमेट अकाउंट वगैरह खोला हुआ था, ताकि उन लोगों के अगेंस्ट एक स्टे ऑर्डर पास हो सके कि विदाउट कोर्ट ऑर्डर जब तक सक्सेशन डिसाइड नहीं होता कोई भी उस प्रॉपर्टी को, उस भी पैसे को मिसयूज़ नहीं करेगा, मिसअप्रोप्रिएट नहीं करेगा। और ये सारा डिस्प्यूट होते टाइम या होने के बाद बहू अपनी सास को परेशान करना शुरू कर दे, गाली देना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़ा करती है, तो उस सिचुएशन में सास जो है अपनी बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। वहाँ से भी अप्रोप्रिएट इंटरिम मेजर्स या इंटरिम ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा सकते हैं। और जितनी भी लीगल रेमेडीज़ हैं उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अवेल करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पैसा किसी के अकाउंट में चला गया और बाद में आपको रिकवरी सूट फाइल करना पड़ा तो वो रिकवरी सूट 5-6 साल 7 साल चल सकता है। और उस सिचुएशन में जब तक आपका केस डिसाइड होगा तब तक वो पैसा वैसे भी ख़त्म हो चुका होता है। तो वहाँ पे मदर इन लॉ अपनी बहू से वो पैसे की रिकवरी करना जो है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ये इस इन्फॉर्मेशन को किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर सकते हो जिसको इसकी ज़रूरत है।